नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में बात की थी संगठन के बारे में कि आखिर कोई संगठन बनाता ही क्यों है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम संगठन बनाते हैं तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं या हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब ये संगठन के सिद्धांत में है, यानी कि जो जो चैलेंजेस आते हैं एक संगठन को बनाने में, उनका सॉल्यूशन कहाँ है? संगठन के सिद्धांत में। तो यही कारण है कि आज हम पढ़ेंगे संगठन के सिद्धांत। तो साथियों, ये सिद्धांत जो है, यहां इस शब्द को आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहले से सिद्ध किए हुए हैं, यानी कि बिना इन सिद्धांतों के कोई संगठन हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम कोई संगठन बनाते हैं तो हमारे सामने जो भी परेशानियां आती हैं, हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं, उन्हीं चैलेंजेस का सॉल्यूशन इन सिद्धांतों में है। तो बात की जाए हमारे पहले सिद्धांत की, जिसे हम कहते हैं पद सोपान का सिद्धांत। तो पद सोपान या हायरार्की आपको हर एक संगठन में देखने को मिलेगी, क्योंकि जब हम संगठन बनाते हैं तो हमारे सामने पहला सवाल यही होता है कि संगठन का ढांचा कैसा होना चाहिए। तो वहां पे हम पद सोपान के ढांचे को अपनाते हैं, जिसे आप हायरार्की कहते हैं। और आपको हर एक संगठन में पद सोपान की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। यहां तक कि आपको एक स्कूल में भी पद सोपान व्यवस्था देखने को मिलती है। ये साथियों एक पिरामिड की तरह होती है, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल की तरह होता है, जिसके टॉप पर एक प्रमुख व्यक्ति होता है, जैसे हम कह सकते हैं स्कूल में प्रिंसिपल, और फिर ये सीरियल वाइज नीचे की ओर आने लगता है। और जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगा वैसे वैसे कर्मचारियों की जो संख्या है वो बढ़ने लगती है। और ये आप हर एक संगठन में देख सकते हैं, जैसे आप इंडियन पुलिस में, इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी में, यहां तक कि ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर कौन है? बॉस है, मैनेजर है। फिर ये जो है क्रम ये नीचे की ओर आने लगता है। तो हायरार्की या पद सोपान जो है हर एक संगठन में देखने को मिलता है। अब बात की जाए कि आखिर ये है क्या, तो यहां आप लिख सकते हैं, पद सोपान प्रणाली के फलस्वरूप उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अंतरक्रिया स्थापित हो पाती है। पद सोपान की तुलना पिरामिड से की जा सकती है। इसमें शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा सत्ता क्रमिक रूप से नीचे की ओर बढ़ती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने से ऊपर के अधिकारी या कर्मचारी के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि पद सोपान व्यवस्था क्या है कि ये जो ऊपर जो बैठा हुआ है कर्मचारी और नीचे जो है कर्मचारी, उन दोनों के बीच में अंतरक्रिया या जिसे हम इंटरेक्शन कहते हैं वो करती है। यानी कि आपने हमेशा सुना होगा कि जो ऑर्डर है वो हमेशा ऊपर से आता है, या जो रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। यानी कि इनके बीच में एक जो इंटरेक्शन की जो जरूरत होती है, ये कैसे होती है? पद सोपान व्यवस्था के कारण। और इसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति, ये सीरियल वाइज है, और इसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने से ऊपर वाले व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है, जवाबदेह होता है। तो इसीलिए यही कारण है कि पद सोपान के कारण संगठन में एक व्यवस्था बनी रहती है। नेक्स्ट बात की जाए आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक स्कूल में फंक्शन है, तो एक टीचर ने कह दिया है कि जो चेयर्स हैं वो राइट साइड में लगेंगी, दूसरी ओर मैंने कह दिया है कि चेयर जो है वो लेफ्ट साइड लगेगी। अब हमारे जो स्टूडेंट होंगे उनके बीच में एक झगड़ा हो सकता है कि सर ने कहा था कि चेयर राइट साइड लगेगी, तो दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं, सर ने कहा था कि चेयर जो है लेफ्ट साइड लगेगी। तो ऐसे में उन दोनों के बीच में विवाद भी हो सकता है, या यही कंफ्यूजन रह सकता है कि आखिर चेयर लगानी कहाँ है। या वो सोचेंगे कि चलो ना दाएं ना बाएं, हम बीच में ही जो है चेयर लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जो हमारा प्लान था वो खराब हो गया, जो काम था वो खराब हो गया। तो ऐसे में ये वाला सिद्धांत है कि जो आदेश देने वाला व्यक्ति हो वो एक ही हो, ताकि संगठन में कोई विवाद, भ्रम या झगड़ा वगैरह ना हो, काम जो है सुगम तरीके से होता रहे। तो ये भी एक सिद्धांत है कि आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए। तो यहां आप लिख सकते हैं, आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति अपने से ऊपर के सिर्फ एक ही कर्मचारी या
अधिकारी का आदेश मानेगा। यदि संगठन में किसी व्यक्ति से दो अलग अलग आदेशों को मानने को कहा जाता है तो उनमें विवाद, भ्रम एवं अकुशलता उत्पन्न हो सकती है। आदेश देने वाले के एक होने के कारण ही इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए संगठन में। ओके, और यहाँ पे यदि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो यहाँ पे आप एक थिंकर की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिनर एंड ग्रेत्स के अनुसार आदेश की एकता से यह आशय है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही जवाबदेह होगा। तो ये था हमारा आदेश की एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियंत्रण की सीमा या क्षेत्र। तो नाम से समझ में आ रहा है नियंत्रण, और नियंत्रण का यहां मतलब है निगरानी। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, मुझे मान लीजिए 10 बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, 30 बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, 300 बच्चों को पढ़ाना है, वो भी ऑफलाइन, चलो शायद ये भी ठीक है। फिर क्या है कि मुझे 3000 बच्चों को पढ़ाना है। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या होगा कि मैं सब पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा अगर 3000 बच्चे हुए तो। यही समस्या संगठन में है कि संगठन में यदि आप चाहते हैं कि कार्य सही तरीके से हो तो वहां आपको क्या करना है, यानी कि यहां नियंत्रण का क्षेत्र छोटा रखना है। यानी कि जो अधिकारी है तो उसका काम क्या है कि निगरानी के चक्कर में ज्यादा लोग वहां ना हो, यानी कि कम से कम लोगों पे निगरानी रखने को दिया जाए, तभी वो अपना काम सही ढंग से कर पाएगा। तो इसी को हम कहते हैं निगरानी का क्षेत्र, जो कि छोटा होना चाहिए यदि हम संगठन में कार्यकुशलता को बढ़ाना चाहते हैं। तो तभी वो सबको जो है गाइडेंस दे पाएगा, तभी वो सब पे जो है ध्यान रख पाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं, किसी भी संगठन के संचालन के लिए तथा उसकी कार्य कुशलता के लिए नियंत्रण का होना आवश्यक है। नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसी के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि कर्मचारी वर्ग निर्धारित नियमों व दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है कि नहीं। साथ ही इसे प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि उच्च अधिकारी कुछ सीमित अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य पर ही नियंत्रण रखें। नियंत्रण की सीमा वास्तव में निगरानी की सीमा है। तो यहां आपको एंड में यह समझना है कि नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा उतना ही फायदेमंद होगा और संगठन की कार्यकुशलता बढ़ेगी। साथ ही साथ जब कम लोग होते हैं तभी हम लोग देख पाते हैं कि जो हमने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, जो रूल्स हैं, वो फॉलो हो पा रहे हैं कि नहीं, वो अधिकारी तभी देख पाएगा जब उसका नियंत्रण का क्षेत्र छोटा होगा। नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत। तो यहां पे भी वही एग्जाम्पल रहेगा कि स्कूल में कोई फंक्शन है, अब मैंने क्या कहा था कि चेयर जो है लेफ्ट साइड में रखनी है और एक दूसरे टीचर ने क्या कहा था कि चेयर जो है राइट साइड में रखनी है। अब क्या पता हम दोनों अपने ऑर्डर्स को लेकर सीरियस हो, यानी कि हमें सच में नहीं पता है कि चेयर रखनी कहां है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि वहां पे एक विवाद हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के लिए नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत, जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन का होना संगठन में बहुत जरूरी है कि पहले ही वो दो टीचर डिसाइड करें कि आपको चेयर लेफ्ट साइड में रखनी है या राइट साइड में रखनी है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, बाद में कोई काम खराब ना हो। और ऐसा माना जाता है कि जब संगठन में कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय होगा, तभी हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, वरना सारा टाइम झगड़ने में और विवाद को निपटाने में ही बीत जाएगा। तो यही है हमारा समन्वय का सिद्धांत, जहां आप लिख सकते हैं कि समन्वय का अर्थ है संगठन की क्रियाओं में एक रूपता लाना, ताकि संगठन का कार्य सरल व सुगम हो जाए और निर्धारित लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त किया जा सके। संगठन में समन्वय होने से एक विभाग दूसरे विभाग के प्रति सहयोग पूर्ण रूप से कार्य करता है, जो किसी भी संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। यानी कि समन्वय के सिद्धांत में, प्रिंसिपल ऑफ
कोऑर्डिनेशन में क्या बात की गई है कि जो भी संगठन के लोग हैं उनमें एक रूपता होनी चाहिए और आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई संगठन चल ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीयकरण बनाम विकेंद्रीयकरण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहां क्या है चलिए समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण आखिर होता क्या है, जिस पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये समझिए, फिर बात की जाए कि केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का। तो संगठन में हमेशा यह सवाल होता है कि संगठन को कैसा रखा जाए, केंद्रीयकरण रखा जाए या विकेंद्रीयकरण रखा जाए, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के भी कुछ फायदे हैं और डिसेंट्रलाइजेशन के भी कुछ फायदे हैं। लेकिन यहां अधिकतर यही कोशिश की जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे डिसेंट्रलाइजेशन के मॉडल पे रखा जाए। तो साथियों, संगठन में हमेशा यही कोशिश की जाती है कि संगठन को विकेंद्रीयकरण रखा जाए। इसका फायदा यह होता है कि वहां कर्मचारी जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाते हैं, स्वतंत्र निर्णय ले पाते हैं। तो वहां पे क्या है कि एक माइंड की जगह कई सारे माइंड्स डिसीजन ले सकते हैं। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, विकेंद्रीयकरण ही एक संगठन के लिए सही है, क्योंकि यहां कर्मचारियों के पास स्वतंत्रता होती है निर्णय लेने की। तो यही कारण है कि वो खुशी से काम भी करते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं, संगठन के समक्ष एक समस्या होती है कि सत्ता का निर्णय करने का अधिकार कहां केंद्रित हो। संगठन का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था केवल एक केंद्रीय कार्यालय द्वारा संपन्न नहीं की जा सकती है, क्योंकि विभिन्न इकाइयां केंद्रीय कार्यालय को सहयोग देने का कार्य करती है और बिना इनके समन्वय के किसी भी संगठन का कुशलतापूर्वक कार्य करना संभव नहीं है। यदि किसी विषय में निर्णय की सुविधा केवल केंद्रीय कार्यालय में निहित हो, तब हम इसे केंद्रीयकरण कहेंगे, और इसके विपरीत यदि निर्णय करने की शक्ति अधीनस्थ कार्यालयों और अधिकारियों को प्रदान की जाती है, तब इस व्यवस्था को विकेंद्रीयकरण कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण में कंपटीशन चल रहा है, वर्सेस है, बनाम है। तो यहां संगठन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी नीति को अपनाता है, लेकिन अधिकतर जो है विकेंद्रीयकरण को ही अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता। मान लीजिए हमने हमारे कर्मचारियों को बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी लेकिन कोई पावर नहीं दी, तो ये तो सरासर गलत है। और आप हिंदी फिल्मों में देखते भी होंगे कि पुलिस के साथ क्या होता है, हमेशा जो खादी है वो खाकी पर भारी पड़ जाती है। तो यहां पे यही बात की गई है कि यदि आप कोई जिम्मेदारियां दे रहे हो तो उस व्यक्ति को पावर भी दो, और अगर आप एक व्यक्ति को पावर दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो ढेर सारी, तो उस व्यक्ति को जिम्मेदारियां भी दो। यानी कि दोनों में आपको बैलेंस बना के रखना है, पावर में भी और जिम्मेदारी में भी। तो यही है यहाँ पे उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता, यानी कि जैसे आपके पास पावर दी गई है, जैसे आप पे जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो उसी प्रकार की आपको पावर भी दी जाए। तो यहां आप लिख सकते हैं, विद्वानों के मतानुसार संगठन के सफल संचालन के लिए सत्ता एवं उत्तरदायित्व में मेल होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि अगर व्यक्ति को कोई विशिष्ट कार्य सौंपा जाए तो उस व्यक्ति को उसी कार्य के अनुरूप सत्ता भी मिलनी चाहिए, जिससे वह अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सके। सत्ता बढ़ने के साथ साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि सत्ता तथा उत्तरदायित्व में एक रूपता होनी चाहिए। तो वही बात है, तो यही है उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता। नेक्स्ट बात करेंगे हम पुनर्गठन का सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत से पहले आप एक बात बताइए मुझे, अगर आज के टाइम में कोई ऐसा बैंक हो जो इंटरनेट बिल्कुल यूज ही ना करता हो, तो क्या आप उस बैंक में जाना चाहेंगे? एक ऐसा बैंक हो जहां पे एटीएम कार्ड या चेकबुक ना चलती हो, क्या आप उस बैंक में जाना चाहेंगे? आपको भी लगेगा कि कैसा बैंक है ये। आप उस बैंक को छोड़ के
आप दूसरे बैंक में जो है जाएंगे जहां आपको ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है, जो इस जमाने के साथ का बैंक है। जो अंग्रेजों के टाइम का बैंक था वो आप छोड़ देंगे, आपको चाहिए बैंक ऐसा हो जिसमें नई टेक्नोलॉजी हो। यही चीजें आपके संगठन में भी है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी समय समय पे खुद को बदलना चाहिए, यही ये सिद्धांत कहता है। यानी कि एक टाइम में जहां आप लेटर भेजते थे डाकिए से, तो वहां आपको मेल भेजना चाहिए, इंटरनेट का यूज करना चाहिए। तो यहां आप लिख सकते हैं, संगठन में पुनर्गठन से अभिप्राय यह है कि निश्चित अवधि के पश्चात परिस्थितियों के अनुकूल संगठन में बदलाव होने चाहिए। इसे ही संगठन का पुनर्गठन कहा जाता है। क्योंकि साथियों, यदि हम लोग अपने बदलते समय को देखते हुए संगठन में भी कोई परिवर्तन ना करें, तो क्या हो सकता है कि हमारा जो उद्देश्य है वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जमाना हमसे बहुत फास्ट चलने लगेगा। तो यही कारण है कि यह सिद्धांत कहता है कि संगठन में आपको एक निश्चित अवधि के बाद परिवर्तन लाने चाहिए। तो यही था साथियों हमारा आज का वीडियो। प्रीवियस वीडियो में आपने सच में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि साथियों हमें भी लगता है कि शायद कोई इस वीडियो को देख रहा है, फायदा मिल रहा है, तभी वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है। तो आपका काम यही है कि ये वाले वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी थोड़ा फीडबैक जरूर देके जाएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस वीडियो को देख कहां से रहे हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।